आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। इनमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल एंड देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ा है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। दूसरा, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल। मतलब जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आप मिला देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि कोलाइडल सोल पार्टिकल नीचे सेटल कर जाए। यदि नीचे सेटल कर जाते हैं तब हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो पूरे डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स हुए होते हैं। इसलिए जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल। दे कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए नेक्ड आई से आप ये विजिबल नहीं है। हाँ, ऑल्दो दे स्कैटर द लाइट। जब लाइट उन पर फॉल करती है तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं, यानी टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसको हम आगे आने वाली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देन दे कैनॉट बी फिल्टर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की हेल्प से आप इनको फिल्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर का जो साइज, पोर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और पार्टिकल साइज छोटा होता है। इसलिए जो कोलाइडल सोल पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर में से इजीली पास कर जाते हैं। हाँ, परंतु ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आप इनको फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है वो कोलाइडल सोल पार्टिकल के साइज से छोटा होता है। अब यदि हम बात करें इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है द प्रॉपर्टीज which depends upon the number of particles, यानी जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्या जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं? यस, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे आल्सो शो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। परंतु जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी कोलाइडल सॉल्यूशन की, दैट इज स्मॉलर देन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस के केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू होती है कोलाइडल सोल पार्टिकल्स की। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि कोलाइडल सोल पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है, दैट इज वाई कोलाइडल सोल के केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, कोलाइडल सोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम दे आर लेस देन इन कंपैरिजन to the number of particles
प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस के केस में क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी। परंतु कोलाइडल सोल के केस में पार्टिकल साइज बड़ा है इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे, दैट इज वाई जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी कम होगी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। रॉबर्ट ब्राउन ने जब सोल पार्टिकल को कोलाइडल सॉल्यूशन को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप दैट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया तो वो क्या देखते हैं कि जो सोल पार्टिकल है वो जिगजैग तरीके से कोलाइडल सोल में मूव कर रहे हैं। इसी जिगजैग मूवमेंट को जिगजैग मोशन ऑफ सोल पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन, इसी जिगजैग मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रोनियन मूवमेंट का नाम दिया। अब ये जो ब्रोनियन मूवमेंट है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सोल पार्टिकल्स, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा सोल पार्टिकल का उतना सोल पार्टिकल को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, यानी उतना जो मोशन है सोल पार्टिकल का वो कम होगा। सो सोल पार्टिकल का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए। दूसरा विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पर। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी डिस्पर्शन मीडियम की सोल पार्टिकल का मूवमेंट भी उतना ही कम होगा। तो इसलिए जो विस्कोसिटी है वो भी कम होनी चाहिए। सो स्मॉलर द साइज ऑफ द सोल पार्टिकल एंड लेसर इज द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, फास्टर इज द ब्रोनियन मूवमेंट, उतना ज्यादा ब्रोनियन मूवमेंट आप ऑब्जर्व करेंगे। फिर ये ब्रोनियन मूवमेंट होता क्यों है? एक्चुअली जो सोल पार्टिकल्स होते हैं उन पर डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल जिनकी अपनी एनर्जी होती है वो हर डायरेक्शन से उस पर स्ट्राइक करते हैं। अब सपोज किसी इंस्टेंस पर जो सोल पार्टिकल है उस पर डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल ने इस डायरेक्शन से ज्यादा स्ट्राइक किया, इस डायरेक्शन से कम स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोल पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल का सोल पार्टिकल पर डिफरेंट डायरेक्शन से कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करना ही ब्रोनियन मूवमेंट का कॉज है। फिर ये जो ब्रोनियन मूवमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होता है इससे? ब्रोनियन मूवमेंट actually it opposes the force of gravity, it opposes the force of gravity, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सोल पार्टिकल है वो नीचे सोल में कोलाइडल सोल में नीचे सेटल हो जाने चाहिए थे, परंतु इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओपोज हो जाती है, यानी ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। दैट इज वाई जो सोल्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इसकी, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एवोगैड्रो नंबर, डिटरमाइन द एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो नंबर को कैलकुलेट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इट इज ऑब्जर्व दैट
कि when a strong converging beam of light is allowed to pass through a colloidal solution, सपोज ये हमारे पास colloidal solution है और यहां से strong converging beam of light हमने इस colloidal solution में से पास कराई है, then it is observed that कि जो path of the light है that is illuminated with the bluish light, जो लाइट का पाथ है वो ब्लू लाइट से इल्यूमिनेट होता है, चमकना शुरू हो जाता है। दिस इल्यूमिनेशन इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सोल पार्टिकल्स। ये जो स्कैटरिंग है ये किस वजह से होता है इल्यूमिनेशन? लाइट सोल पार्टिकल पर पड़ती है और वो सोल पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी प्रोसेस को, कौन सा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बाय द सोल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज अ टेंडल इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट कहते हैं। फिर क्या सभी टाइप के सॉल्यूशंस टेंडल इफेक्ट शो करते हैं? नहीं, उसके लिए कंडीशन है कि जो डायामीटर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल इज not much smaller than the wavelength of light used। यानी जो सोल पार्टिकल का डायमीटर है वो वेवलेंथ जो आप यूज कर रहे हैं, लाइट जो यूज कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन refractive indices of dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase और dispersion medium के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमें टेंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। फिर टेंडल इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है टेंडल इफेक्ट की? एक तो टेंडल इफेक्ट पर बेस्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डिवाइस किया गया है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को डिवाइस किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेंडल इफेक्ट। सेकेंड, इट कंफर्म द heterogeneous नेचर ऑफ, अगेन ये भी क्या करता है? इट कंफर्म द heterogeneous नेचर ऑफ द सोल। कोलाइडल सोल की heterogeneous नेचर को कंफर्म करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि जो सोल पार्टिकल होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। सोल पार्टिकल्स आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब क्योंकि उन पर एक जैसा चार्ज होता है इसलिए सोल पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से वो कोएगुलेट नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज व्हाई जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है वो स्टेबल होता है। मोरओवर जो चार्ज कोलाइडल सोल पार्टिकल्स पर होता है उससे इक्वल एंड ऑपोजिट
जो चार्ज होगा वो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल पर होता है। यानी जिस टाइप का चार्ज डिस्पर्स फेज पार्टिकल पर यानी सोल पार्टिकल पर होगा उससे इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल पर होगा, जिसकी वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन सोल पार्टिकल पर जो चार्ज है वो कहां से आया, दैट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स। इसके कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण, द म्यूचुअल रबिंग ऑफ सोल पार्टिकल्स विथ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। ऐसा हो सकता है क्योंकि जो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल है वो स्ट्राइक करते रहते हैं डिस्पर्स फेज पार्टिकल से, तो वहां उनकी रबिंग होती है। उस रबिंग से हो सकता है कोई चार्ज डेवलप हो जाए, या फिर हम सपोज ब्रिडिग्स आर्क मेथड से हम सोल प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग बाय द सोल पार्टिकल ड्यूरिंग ब्रिडिग्स आर्क मेथड, या फिर जैसे मीजेल फॉर्मेशन का केस है, पहले डिसोसिएशन हो जाए मॉलिक्यूल की, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉलोड बाय एसोसिएशन, जैसे सोप के केस में था, पहले सोप पार्टिकल डिसोशिएट हुए, फिर जो कार्बोक्सिलेट आयंस थे वो एसोसिएट कर गए मीजेल फॉर्मेशन करने के लिए और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन इन सब में जो रिलायबल मेथड है दैट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। किसी एक पर्टिकुलर टाइप का प्रेफरेबली सोल पार्टिकल पर एड्सॉर्ब करना, यह मेथड सबसे ज्यादा रिलायबल है। सपोज यदि हम सिल्वर आयोडाइड के सोल की बात करें, सिल्वर आयोडाइड का सोल बनता है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से। ये सिल्वर आयोडाइड का सोल बन गया, सिल्वर आयोडाइड सोल। लेकिन यहां पर भी दो कंडीशन है। यदि सिल्वर आयोडाइड की प्रिपरेशन के दौरान आप एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं, यदि पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में हो जाता है, तो जो सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स हैं यानी जो सोल पार्टिकल हैं, दे एड्सॉर्ब द आयोडाइड आयन फ्रॉम द पोटेशियम आयोडाइड। जो एक्सेस हमने ले लिया था उसकी वजह से आयोडाइड आयन सोल पार्टिकल्स पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं प्रेफरेबली। सो सोल पार्टिकल पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से यदि आप सिल्वर नाइट्रेट कुछ एक्सेस अमाउंट उसमें ले लेते हैं, तो क्या होगा? जो सिल्वर आयोडाइड सोल पार्टिकल है, दे एड्सॉर्ब द सिल्वर आयन ऑन देयर सरफेस। दैट इज वाई जो सोल पार्टिकल है, जो सिल्वर आयोडाइड का सोल है, वो पॉजिटिवली चार्ज सोल हो जाता है। सो जो सोल पे यहां पर जो चार्ज आया वो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस की वजह से आया, यानी यहां पर प्रेफरेबली आयोडाइड आयन ने एड्सॉर्ब किया, तो इसलिए पूरा जो सोल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और यहां पर एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आयन ने एड्सॉर्ब किया, इसलिए जो सोल था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से ये कोई एक कारण हो सकता है
सोल पार्टिकल पर एक पर्टिकुलर टाइप का चार्ज आने का। लेकिन ये जो सोल पार्टिकल्स होते हैं, सपोज हम सिल्वर आयोडाइड का यदि एग्जांपल हम ले रहे हैं, यदि आप एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड यूज कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया कि जो आयोडाइड आयन है वो सरफेस पे एड्सॉर्ब कर जाता है। इस वजह से जो सोल पार्टिकल हैं दे एड्सॉर्ब the iodide ion on their surface and it will form a fixed layer. It will form a fixed layer of iodide ion. अब जो पोटेशियम आयन थे, पोटेशियम आयन जो यहां से पोटेशियम आयोडाइड के आयोडाइड आयन तो एब्जॉर्ब हो गया, बाकी क्या रह गया? पोटेशियम आयन। ये जो पोटेशियम आयन है it will form and another layer that is called as a mobile layer. इसको हम क्या कहते हैं? मोबाइल लेयर कहते हैं। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया इन दो लेयर्स के बीच में। कौन कौन सी लेयर के बीच में? एक फिक्स्ड लेयर और दूसरी मोबाइल लेयर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों लेयर के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जिसको हम जीटा पोटेंशियल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीटा पोटेंशियल। सो दिस इज ऑल अबाउट द origin of the charge on the soul particles and zeta potential जो डेवलप होता है एक फिक्स्ड लेयर और एक मोबाइल लेयर के बीच में। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने अभी बात की कि जो सोल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि हम सोल पार्टिकल को एक यू ट्यूब में ले लें इस टाइप से और उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, यहां पर मतलब दो इलेक्ट्रोड लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो क्या होगा? जो सोल पार्टिकल हैं दे मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड। कोएगुलेशन हो जाएगी वहां पर। So this movement of soul particles towards opposite charge electrode when electric field is applied is called electrophoresis। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एक इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमें जो सोल पार्टिकल पर चार्ज क्या है उसका पता चल जाता है। तो यदि हमें सोल पार्टिकल पर कोई चार्ज पता करना हो कि सोल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तब हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर कोएगुलेशन होगी उससे ऑपोजिट चार्ज होगा सोल पार्टिकल्स पर। इनिशियल स्टेजेस में इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस भी कहा गया। कैटाफोरेसिस क्योंकि उस समय यह माना गया था कि जो सोल पार्टिकल्स होते हैं they are only positively charged particles and they only moves towards the cathode। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो कहां जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। इसी वजह से इसको नाम दिया गया कैटाफोरेसिस का। लेकिन बाद में ये प्रूफ हुआ कि सोल पार्टिकल्स केवल पॉजिटिवली चार्ज ही नहीं होते हैं, rather they can also be negatively charged। that is why फिर इस टर्म को अमेंड कर दिया गया
बाय द टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल, यानी कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक और हम बात करेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल का मूवमेंट होता है। हमने यहां पर एक ये एक्सपेरिमेंट शो किया है, जहां पर इस ट्यूब के अंदर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है और इसके बीच में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है। दोनों साइड पर डिस्पर्शन मीडियम यानी वाटर है, जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ये कैपिलरी ट्यूब है जो इसके लेवल को शो करता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहां से, इसमें से सोल पार्टिकल तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ये मेम्ब्रेन लगी हुई है, लेकिन जो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल है दे आर अलाउड टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। This phenomenon of movement of dispersion medium particles towards opposite charge electrode is called as a electroosmosis। इसी डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल के ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें जो सोल पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट नहीं होता है।